स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकंड है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करेंगे 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की, यानी कि 2 और 4 नंबर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, वो हम सभी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले एमसीक्यूज इस चैप्टर के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर के 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है। तो देखिए 4 मार्क्स का है। अब इसमें आपके 2-2 मार्क्स के 3 नंबर भी 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है एवं इनकी विशेषताएं। या फिर इसको 4 मार्क्स में पूरा ऐसे पूछ लिया जाएगा, मौलिक अधिकार क्या है एवं इनकी आवश्यकता क्यों होती है, या फिर मौलिक अधिकार क्या है एवं इनकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। यानी कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है एवं इनको लागू करने के लिए भी संविधान में कुछ प्रावधान, कुछ नीतियां, कुछ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए या यदि मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो सिंपल सी बात है, इसके कहने का मतलब है सीधा संविधान में संशोधन करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, यानी कि सीधा संविधान में संशोधन करना है। तो इस बात से पता चलता है कि मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, यानी कि सरकार के जितने भी अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो संसद, लोकसभा, जितने भी जो सरकारी कार्यालय हैं, वो सभी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं मौलिक अधिकार। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं। पहला है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी, ठीक है, और उसके सर्वांगीण यानी कि वो अपने जीवन में उन्नति करे, ऐसे विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार समाज में समानता के बढ़ावा देने के लिए, समाज में स्वतंत्रता का बढ़ावा देने के लिए, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करने के लिए भी मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता पड़ती है। यानी कि देशीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी समानता स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए, बंधुत्व स्थापित करने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन जिसमें से मैंने आपके लिए सिर्फ 4 निकाली हैं। पहली है, एक सेकंड फिर से अंडरलाइन करते हैं। तो देखिए हमारा इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। विस्तृत एवं व्यापक संविधान के भाग 3 की 24 धाराओं में वर्णित है। यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो भाग हैं, भाग 4 हैं, जिनमें से भाग 3 में तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि 24 धाराओं में किया गया है, और हर एक धारा का वर्णन अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, ठीक है। दूसरा है, मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बिना भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका है उससे हर एक प्रकार के मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जो कि संविधान में दिए गए हैं। तीसरा है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे असीमित नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। चौथा है, जो मौलिक अधिकार है ये न्याय संगत हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है एवं गुहार लगा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो न्यायपालिका इस पर जल्द से जल्द और सकारात्मक कार्यवाही करेगी। तो ये होती है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, जिसके 3 पार्ट है। एक है मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, और तीसरा पार्ट है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है।
बात करते हैं इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि मौलिक अधिकारों के अलावा जो इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत होती है। यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन नागरिकों में समानता लाने के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा भी कुछ नियमों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो नियम जो होते हैं वो ये नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे नीतिगत निर्देश होते हैं जो सरकारों को दिए गए हैं, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु उनसे गुहार लगाई जा सकती है कि वो जहाँ तक हो सके इनको लागू करें। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कुछ निर्देश, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो सरकार को सौंपे जाते हैं। अब जो अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि इन्हें लागू किया जाए। जब सरकार आपने चुनी है, अब जब आप उनसे कहेंगे कि ऐसे कुछ नियम लागू किए जाने चाहिए, तो सिंपल सी बात है वो भी लागू करेगी। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है जिस सीमा तक हो सके उस सीमा तक उन्हें ये सभी नियम जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें लागू किया जाए। ठीक है, बात करते हैं आगे। फिर है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 2 से 3 लाइन और इम्पॉर्टेंट हैं कि राज्य के प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें कही हैं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें 3 प्रमुख बातें कही हैं। पहली बात कही गई है, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है, ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा है, ये वे नीति हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए एवं जहाँ तक हो सके लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन, जिसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में जाना, और प्रमुख कौन कौन सी 3 बातें होती हैं हमने ये जाना। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के जो 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो यही 2 थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न की। 2 मार्क्स के भी 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से। सबसे पहला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है 2 मार्क्स का पहला प्रश्न, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो ठीक है, देखिए, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, और भारत में इसकी मांग जो है वो 1928 में उठाई थी नेहरू समिति ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति ने। ठीक है, तो ये होते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है, उसे कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। और भारत में इसकी मांग उठाई थी 1928 में जो मोतीलाल नेहरू समिति थी उसने। ठीक है, फिर आता है एक माइंड बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि नागरिकों का एक देश के प्रति मौलिक कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही होंगे। देखिए, पहला है संविधान का पालन करना। यानी कि सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्र रक्षा के लिए एवं राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए एक नागरिक को। और नागरिकों में भाईचारे के निर्माण के लिए आपस में इन्हें बंधुत्व, भाईचारे, समानता का इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। यानी कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए एवं उनका संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 5वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। यानी कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, उसे नष्ट ना करें, जैसे पार्क हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, संपत्ति है इनकी। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसको सफल बनाएं। भारत, जो भारत है उसको ग्रीन बनाएं। ठीक है, और हिंसा से ही दूर रहे हमेशा। तो ये होते हैं कुछ नागरिकों के एक देश के प्रति मौलिक कर्तव्य। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये 4-5 लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन जो वो 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो, जिसमें हमने जाना मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या था, और एक लास्ट था नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर से संबंधित जो 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।